नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 का प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। यूपी फतेह करने के बाद अब बीजेपी के सामने 2024 लोकसभा चुनाव का रण होगा, जिसे जीतने के लिए उत्तर प्रदेश अहम राज्य है। हालांकि योगी सरकार 2.0 के सामने कई बड़ी चुनौतियां होंगी, जिनसे पार पाना उसके लिए जरूरी है। आवारा पशुओं का मसला, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दे हैं जिनसे पार होकर ही बीजेपी 2024 का किला फतेह कर सकती है। इस बार के उत्तर प्रदेश के चुनाव में राज्य की जनता ने योगी आदित्यनाथ को इसलिए वोट दिया क्योंकि उनके नेतृत्व में सरकार ने बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को ठीक किया। गुंडे माफियाओं और दंगाइयों पर भी नकेल कसी गई और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई गई। सड़कों का विकास किया गया, निवेशकों को आकर्षित किया गया और साथ ही राज्य में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण भी किया गया। राज्य की जनता को उम्मीद है कि योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में भी इस तरह की कल्याणकारी और विकास से संबंधित कार्य करती रहेगी। हालांकि सरकार के सामने चुनौतियां बहुत हैं और सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगार युवकों की संख्या बहुत ज्यादा है और कोरोना काल में ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ गई है। राज्य के चुनाव में विपक्षी पार्टियों ने बेरोजगारी के मुद्दे को काफी ज्यादा जोर शोर से उठाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राज्य के चुनावी समीकरण को साधने में कामयाब साबित हुई और अब दूसरी बार सरकार बना रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बेरोजगारी के मुद्दे को लोग भूल गए हैं। इसका संबंध रोजी रोटी से है, इसलिए सरकार को राज्य में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को गंभीरता से लेना पड़ेगा। पुरानी पेंशन स्कीम भी एक बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में पेंशन स्कीम और साथ ही इससे नाराज कर्मचारियों का मुद्दा काफी ज्यादा हावी रहा था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात भी कही थी। इसका चुनाव में असर भी दिखा था। पोस्टर बैलेट पेपर में बीजेपी को हार और समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी, जिससे कि साफ तौर पर समझा जा सकता है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए यह मुद्दा कितना ज्यादा अहम रहा है। लंबे समय तक चले किसान आंदोलन को लेकर विपक्षी दलों ने बीजेपी सरकार को किसान विरोधी सरकार बताने की पूरी कोशिश की, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया। लेकिन एक साल तक इस मसले पर जितना बवाल हुआ, उससे साफ है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले किसानों के लिए और कई तरह के आर्थिक लाभ उनको देने होंगे। इसके अलावा आवारा पशुओं का भी मुद्दा हल करना होगा। यूपी चुनाव से पहले विरोधी पार्टियों ने आवारा पशुओं के मुद्दे पर सरकार को खूब घेरा है। पश्चिम यूपी से लेकर पूर्वांचल तक आवारा पशुओं का ये मुद्दा काफी ज्यादा बना रहा। विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर रहा और इसके अलावा अयोध्या के बाद मथुरा में मंदिर निर्माण को लेकर भी सरकार का क्या रुख रहने वाला है, ये भी देखने वाली बात होगी। यानी कि साफ है कि योगी सरकार के सामने अगले 2 साल में ऐसे तमाम मुद्दे होंगे जिनका उन्हें हल करना होगा, ताकि 2024 लोकसभा चुनाव में 2014 और 2019 वाला करिश्मा दोहराया जा सके। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। दीपक बघेल जी जुड़े हैं, प्रवक्ता है बीजेपी से। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ में जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका। और पीयूष पंत जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। पीयूष पंत जी, आपका भी बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी के इस खास डिबेट में। सबसे पहले रुख दीपक जी आपका ही करूंगी मैं कि इन तमाम मुद्दों को लेकर पहले भी जिक्र हुआ और अब भी ये योगी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है। अगर पार्टी की अंदरूनी तौर पर बात की जाए तो क्या पार्टी भी इन मुद्दों को एक बड़ी चुनौती देखती है, और अगर हाँ तो फिर क्या कुछ मास्टर प्लान है इनसे निपटने के लिए? दीपक जी, मुझ तक आपकी आवाज पहुंच पा रही है, प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। एक बार सवाल दोहरा दें, मैं सवाल सुन नहीं पाया। दीपक जी, बढ़ती बेरोजगारी और आवारा पशु और साथ ही पेंशन स्कीम, ये वो मुद्दे हैं जो सरकार के सामने बड़ी चुनौती इसे कहा जा रहा है। क्या पार्टी भी अंदरूनी तौर पर इसे बड़ी चुनौती मानती है, और अगर हाँ तो फिर क्या मास्टर प्लान है इनसे निपटने के लिए? देखिए अमनदीप जी, इन तीनों मुद्दों पर लगातार सरकार पूर्व से ही काम करती आ रही है। हमने रोजगार के अवसर भी पैदा किया और पूर्व में भी हमारी पिछली सरकार ने जिस
जिस प्रकार से रोजगार दिए वो पिछली 2 सरकारों से ज्यादा थे। हमें 4.5 लाख रोजगार सीधे दिए थे, उसके बाद 3.5 लाख दिए थे, उसके बाद 1.5 करोड़ एमएसएमई में भी दिए, मनरेगा के अंदर दिए। तो लगातार हमने की स्थिति को उत्तर प्रदेश के अंदर सुधारा है। और अभी हमने संकल्प पत्र में भी कहा था कि प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को कम से कम हम सरकारी नौकरी या रोजगार के अवसर से जोड़ने का काम करेंगे। यही हमारी चुनौती है और हमने इस चुनौती को लिया है और उसके बाद हमने स्वीकार कर इस पर काम करने का सीधा प्रक्रिया चालू कर दिया। अभी देखिए, आपने देखी होगी उत्तर प्रदेश सरकार की कई भर्तियों के रिजल्ट भी लगातार आने लगे हैं। जो भर्तियां पूर्व में चल रही थी और जो नई भर्तियां निकाली गई थी उसके ऊपर भी सरकार ने अपना काम शुरू कर दिया है। छुट्टा जानवरों को लेकर भी हमने गौशालाएं ब्लॉक स्तर पर बनाने का काम पूर्व में भी चालू कर दिया था। 2 साल का जो कोरोना काल था उसमें थोड़े से काम रुके थे, जिसको फिर दोबारा से पुनः रफ्तार दे दी गई है और लगातार ब्लॉक स्तर पर गौशालाओं का निर्माण हो रहा है और उन सभी गायों को अब गौशालाओं में शिफ्ट किया जाएगा। जो जानवर है छुट्टा उनको उनके वहां पर पहुंचाया जाएगा। एक योजना उत्तर प्रदेश सरकार की लगातार चल रही है, जिसमें लोगों के साथ में संपर्क करके कहा जाता है कि आप एक दुधारू गौ को रखिए, ऐसे जानवर को रखिए जो आपको दूध दे, उसके लिए 900 रुपए आहार भत्ता उत्तर प्रदेश की सरकार देगी। तो ये लगातार हम सभी मुद्दों पे काम करते आ रहे हैं और हमने पूर्व में किया है, वरना जनता इतना हम पे भरोसा नहीं करती, हमें आशीर्वाद नहीं करती। जनता ने आज आशीर्वाद इसी बात पर किया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो 2017 के अंदर संकल्प पत्र लिए थे उन संकल्पों को पूरा किया, पूरा करने के बाद में नीचे तक पहुंचाया। लेकिन दीपक जी 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया, ये एक सरकारी डेटा, और साथ ही 17 करोड़ से ज्यादा उत्तर प्रदेश में युवा बेरोजगार हैं। यानी कि 17 करोड़ और 4.5 लाख रोजगार देना ये ऊंट के मुंह में जीरा देने के समान है। अमनदीप जी देखिए, अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सभी लोगों को सरकारी रोजगार से या सरकारी नौकरी दे दी जाए, परंतु रोजगार के अवसर बनाना या उनके लिए रोजगार की व्यवस्थाएं करना, उसमें कई कंपनीज भी होती है और भी ऐसे कई सारे प्रकल्प हैं जिनके माध्यम से रोजगार के अवसर बनाए जाते हैं। हमने केवल 4.5 लाख उन नौकरियों का जिक्र किया जो हमने सरकारी क्षेत्र में दिए थे। उसके अलावा हमने 1.5 करोड़ मनरेगा के अंदर दिए, हमने 42 लाख एमएसएमईज में भी दिए, हमने इन सभी के अंदर रोजगार दिए। उसके अलावा आप देखिए, हमने सांस्कृतिक जो चेतना के केंद्र थे, आध्यात्मिक केंद्र थे, आध्यात्मिक पर्यटन का बढ़ावा हुआ। जिस वाराणसी के अंदर 1400 लोग पर डे जाते थे, आज वहां पर 14,000 लोग जा रहे हैं। तो क्या वहां पर रोजगार के अवसर नहीं उत्पन्न हो रहे? हमने ये सारी चीजें व्यवस्था चालू की है और हमने वही संकल्प, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, हमने संकल्प लिया है। तो आप देखेगा कि हम जब 2027 के चुनाव में जा रहे होंगे तो कम से कम यूपी के प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार से जोड़ने का काम भी इसी सरकार ने किया होगा। ठीक है, डॉक्टर सुनील कौशिक, आपका रुख करूंगी। जो सरकार के सामने चुनौतियों का हम जिक्र कर रहे हैं, ज्यादातर वही मुद्दे हैं जो 2017 में भी मैनिफेस्टो में जारी किए गए थे, लेकिन वो पूरे नहीं हुए। एक बार फिर से जनता ने भरोसा जताया है योगी सरकार पर। क्या लगता है आगे की स्थिति किस तरह से देखते हैं? अब आगे 5 साल और हैं। अमनदीप, ये चुनौतियां तो बाद में आएंगी जब शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। उससे पहले जो चुनौतियां हैं दिल्ली दरबार में जो चल रही हैं, दूसरी बार मुख्यमंत्री जी को बुलाया गया है, पहले उन चुनौतियों से तो लड़ना पहले योगी जी की सबसे पहले वरीयता मुझे लगता होगी। जो गुजरात लॉबी चाहती है कि मंत्रिमंडल में किनका स्थान मिले किनका न हो, जिस बात को लेकर टकरार हो रही है, मुझे लगता है कि ये भी समझना पड़ेगा कि आखिर में अमित शाह जी चाहते क्या हैं। कि पिछली बार इतनी बड़ी जीत के बाद जब दिल्ली आते हैं और उस पर मंत्रिमंडल पे भी मंथन हुआ था, घंटों चीज़ें, चाहे जेपी नड्डा साहब हों, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हों, चाहे अमित शाह हों, उनसे मुलाकात हुई, लेकिन जिन नामों को लेकर के योगी जी सहमत नहीं हैं, उन नामों के पीछे अमित शाह क्यों जिद किए हुए हैं। और यही मुझे लगता है कि सबसे पहले योगी जी को इन बातों से लड़ना पड़ेगा कि आखिरकार अमित शाह चाहते हैं वो होगा या योगी जी चाहते हैं वो होगा। क्योंकि जिस तरीके से या तो तुलना गुजरात की जाए, गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी जो जब मुख्यमंत्री के रूप में थे और जब बार बार जीतने के बावजूद मुझे नहीं लगता कि दिल्ली दरबार से उनको ऊपर कोई प्रेशर हुआ करता था। इस बार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के, कुछ नामों को लेकर के, जब मंत्रिमंडल का विस्तार दूसरी बार जब यूपी में हुआ था तब भी गुजरात लॉबी ने दबाव बनाया था और फिर उन्हीं नामों को लेकर के चर्चा जारी है। क्या योगी जी उन लोगों को मंत्रिमंडल में लेंगे कि नहीं लेंगे, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है। देखा जाएगा कि 2014 की अपेक्षा 2019 में सीटें कम जरूर हुई, वोट प्रतिशत बढ़ा पर सीटें कम हुई। 2017 का 2022 की सीटें कम हुई हैं लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ा है। तो केवल अंक के आधार पर सरकार बनती है। अब सीटें लगातार आपकी कम हो रही हैं, इस बात को लेकर के भी मंथन बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को करना पड़ेगा
क्या संगठन तय करेगा या सरकार तय करेगी? ठीक। जिस तरीके से पर्यवेक्षक अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, वित्त मंत्री सीतारमण भेजी गई हो, तो मुझे लगता है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो संगठन बीजेपी के बाद बहुत बड़ा है, संगठन के लोग सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? यदि सरकार में कोई मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, कौन रखा जाएगा कौन नहीं रखा जाएगा, ये संगठन महामंत्री BL संतोष निर्णय लें। उस प्रदेश के संगठन महामंत्री जो भी हो, जहां जिस प्रदेश में वो निर्णय लें। लेकिन बार बार अमित शाह के पास ये बिल्कुल अंदर के सूत्रों से ये चर्चा है कि अमित शाह जब कोई संगठन में है ही नहीं इसी समय, लेकिन बार बार हस्तक्षेप अमित शाह के द्वारा क्यों किया जा रहा है? हाँ। इस बात का भी मुझे लगता है कि बीजेपी में जो घमासान मचा हुआ है वो भी ये तय करेगा मंत्रिमंडल में कि आखिर में कौन बाहर होगा और कौन अंदर होगा। आपने यहाँ पर दो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, एक तो अंदरूनी खींचतान और दूसरा लगातार सीटों का कम होना, यानी कि जनता में नाराजगी है। दीपक जी, इन दोनों बातों पर अपना जवाब दीजिए। देखिए अमनदीप जी, कौशिक जी ने कई बातें कही, हाँ। परंतु मैं उनको बता दूं, अमित शाह जी पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। पूरे भारत के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत दिलाने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो उसमें अमित शाह जी की एक अहम भूमिका है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी 2017 के अंदर चुनाव जीतना, 2014 के अंदर लगातार जो उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने प्रभारी बनाएगा, उसके दौरान पे उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने नए कीर्तिमान स्थापित किए, जिनमें से एक ऐतिहासिक मैंडेट सरकार को भी मिला था। देखिए हमारे यहाँ आंतरिक रूप से एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया काम करती है। ये पार्टी का स्ट्रक्चर है और पार्टी के स्ट्रक्चर के अंदर जो प्रभारी होते हैं उनकी भी एक भूमिका होती है। वो पूरी मंत्रिमंडल गठन में पूरा मदद करते हैं और उनके कुछ सुझाव भी होते हैं, वो उनको माना भी जाता है। तो ये कई सारी चीजों से मिलकर बना होता है। किसी एक, यहाँ पर कोई परिवारवाद की पार्टी नहीं है कि एक व्यक्ति ने अगर फैसला निर्णय ले लिया तो वो सब पे मान्य होगा। सब अपनी बात रखते हैं और आपसी सहमति के साथ में जो निर्णय आता है वही स्वीकार होता है। यही एक संगठन की प्रक्रिया और इसी संगठन की प्रक्रिया के माध्यम से ही सभी लोग बनते हैं। उनमें से एक मैं भी कार्यकर्ता हूँ, अगर मेरा भी आगे बढ़ते हैं तो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। तो यह किसी अन्य पार्टी से अलग है। यहाँ सबके गठजोड़ के साथ में, सबकी बातों को रखकर, सबके सुझावों के साथ में जो निर्णय लेते हैं उसी से सरकार बन रही है। और दीपक जी, लगातार सीटें भी तो कम हो रही है ना। देखिए लगातार सीटें भी कम हो रही है। इससे पहले बैलेट पेपर का मैंने जिक्र भी किया था कि पेंशन बहाली को लेकर, पेंशन स्कीम बहाली को लेकर लगातार सियासत भी हमने देखी है। कांग्रेस की तरफ से भी वादा किया गया था, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कई सारे वादे इसको लेकर किए गए थे। बैलेट पेपर बताते हैं, हाँ, बैलेट पेपर बताते हैं कि बीजेपी की हार हुई है इस पे, तो कहीं ना कहीं नाराजगी तो है ना। और साथ ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अगर ये लागू कर दिया गया है, घोषणा कर दी गई है, तो ये सीधे तौर पर फिर उत्तर प्रदेश की सरकार पर दबाव है। देखिए अमनदीप जी, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि लोकतंत्र के अंदर जहां 51% होता है वही विजय होता है। और यही चीज होती है उत्तर प्रदेश के अंदर भी। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 273 से प्लस सीटें दी। आप बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं, बैलेट पेपर में कितने लोग आते हैं जो वोट करते हैं? बैलेट पेपर में मेरे जैसे लोग तो नहीं आते। सरकारी कर्मचारी तो आते ना सर, सरकारी कर्मचारी। मैं बिल्कुल मैं मानता हूँ कि एक कुछ वर्ग है उनके लिए भी व्यवस्था की गई है बैलेट पेपर की, वो आते हैं इसलिए तो वो बैलेट पेपर से चुनाव करें। पर वहां पर कुछ तथाकथित या सरकारी लोग आते हैं, कुछ एक तंत्र के लोग आते हैं, तो उन लोगों की जो मंशा थी, उन्होंने कुछ मुद्दों पर समाजवादी पार्टी को वोट दिया, तो उनका स्वीकार है, स्वागत है, उन्होंने उनको चुना। परंतु उसके अलावा भी अगर किसी ने चुना तो 273 सीट भाजपा गठबंधन की आई। उसका कारण था कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों पर भरोसा जताया। दीपक जी, 100% वोट किसी भी पार्टी को नहीं जाते हैं, लेकिन सरकार से ये उम्मीद की जाती है कि वो सभी वर्गों को खुश रखने की कोशिश करे, जो तमाम जिम्मेदारियां हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो उन तक पहुंचे, ऐसी उम्मीद होती है सरकार से। इसलिए सवाल फिर सत्ता पक्ष से पूछे भी जाते हैं। पीयूष जी, मैं आपका रुख करूंगी कि कई सारी चुनौतियों का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, आपका विश्लेषण क्या कहता है इस पर? देखिए, चुनौतियां तो निश्चित रूप से हैं, क्योंकि जब सरकार दोबारा आती है तो उसके बाद ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी होती है कि दोबारा एक विश्वास के साथ लोगों ने भेजा होता है। लेकिन जैसे अभी सुनील जी कह रहे थे कि उस पर भी मैं थोड़ा सा भी उस पर भी तवज्जो देना चाहूँगा कि ये निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए योगी जी इस बार चुनाव योगी जी के नाम पे चुनाव हुआ है। आपको याद होगा कि जब योगी जी का पहला टर्म था तब भी जो दिल्ली से काफ़ी थोपने की कोशिश की गई। सबसे बड़ी बात है, देखिए किस तरह से पीएमओ से एक नाम गया था, अरविंद जो आईएएस अफसर हैं जो है वो AK शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा जी, वो और उनको, लेकिन उन तक को जो है कि भाव नहीं दिया था योगी जी ने, और बाद में उनका MLC बना के जो है और पार्टी का उनको मिनिस्ट्री तक नहीं दी और पार्टी का उपाध्यक्ष फिर बनाया गया वहाँ पे, और वो भी काफ़ी नीचे।
तो योगी जी अपने टर्म्स पे शासन करते हैं, हमने देखा, और ये आरोप भी उन पे लगे कि ब्यूरोक्रेसी पे बहुत वो डिपेंडेंट रहे हैं, इसलिए तमाम चीज़ें हुई, संतोष पैदा हुआ संगठन में भी, विधायकों में भी, उनसे कोई मिल नहीं सकता था, तमाम चीज़ें थी। लेकिन उसके बावजूद जो है योगी जी अपने मुद्दे लेके चले थे और उसके आधार पे वो जीत के आए हैं। तो इस बार निश्चित रूप से जो उनके तेवर हैं वो गए दिल्ली और वहाँ रहे, बल्कि देखिए वो दूसरे नेताओं से भी मिले, उसमें राजनाथ सिंह से भी मिले वो, और बाकी दूसरे नेताओं से भी मिले वो, जो लखनऊ के जो यूपी के प्रभारी थे उनसे भी मिले वो जाके। तो वो अपने हिसाब से काम करते हैं। मुझे लगता है एक टसल चल रही है, और टसल ये भी है किसको रखा जाए किसको नहीं। योगी चाहेंगे कि उनके सबसे ज़्यादा उनके जो चहेते हैं उन लोगों को मंत्री पद मिले। वहीं पे जो है अमित शाह और मोदी जी चाहेंगे कि नहीं, वो जो है 2024 का इलेक्शन उनके दिमाग में है। प्लस ये भी देखिए एक टसल और है वहाँ पे लीडरशिप का कि 224 के बाद क्या, मोदी अगर उसके बाद नहीं होते हैं तो अमित शाह अपने को देख रहे हैं प्रधानमंत्री के पद में, वहीं योगी जो है वो अपने को देख रहे हैं प्रधानमंत्री के पद पे। तो विद इन बीजेपी जो है ये टसल चल रहा है बहुत, और आज से नहीं, ये पिछले 2-3 साल से ये हो रहा है। तो निश्चित रूप से देखिए इसीलिए ये रस्साकसी चल रही है, कश्मकश चल रहा है, और चीज़ें फाइनलाइज नहीं हो पा रही अभी तक जो है, वरना कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह से तरीका है काम करने का बीजेपी का और ख़ासकर मोदी जी का, और चीज़ें तुरंत तय हो जाती हैं। लेकिन निश्चित रूप से इसमें एक दिक्कत और आ रही होगी, मैं ये समझ सकता हूँ कि जिस तरह से 2024 को देखते हुए क्षेत्रवार रिप्रेजेंटेशन देना होगा, जातिवार देना होगा, ये तमाम चीज़ें होंगी, तो वो होगी। लेकिन एक तो है जिसको कि सुनील ने भी कहा कि ये कहीं ना कहीं कोई टसल है, चल रही है लीडरशिप में, जो है कि खासकर योगी जी अपने टर्म्स पे काम करते हैं, ये तो हम सब ने देख लिया है उस चीज़ को। तो देखिए इसके अलावा चुनौतियां हैं इनको, क्योंकि देखिए इमीडिएटली उसके बाद अगर बन भी ये कैबिनेट बन जाता है, ओथ हो जाती है, जो कि होनी होगी, तो उसके बाद जो है सबसे पहले होगा कि डिलीवर आप करेंगे जो आपने वादे किए, जो है अपने जो है इन्होंने मैनिफेस्टो में जो दिए किए थे, उसमें कई चीज़ 3-4 महत्वपूर्ण है। उसमें से किसानों के लिए बिजली माफ़ कर देना, बिजली के दर एग्रीकल्चर जो है उसके यूज़ के लिए आधे कर देना, बिल्कुल कर देना, और दूसरे संसाधन उनको कम रेट में उपलब्ध कराना जो है किसानों को जो है। दूसरा जो है कि महिलाओं को जो है, जो वरिष्ठ महिलाएं हैं 60 के ऊपर की, उनको जो है फ्री जो है यात्राएं की सुविधा देना, लड़कियों को जो है वो स्कूटी देना, प्लस त्यौहार पे 2 दिवाली और होली में 2 सिलेंडर देना। ऐसे बहुत से चीज़ें हैं स्किल्ड को लेके जो है किया। दूसरा जो है कि टूरिज़्म सेक्टर को लेके उन्होंने जो एक स्किल डेवलपमेंट की बात करी है, कितने इतने युवाओं को तैयार करेंगे, और तो बहुत सी चीज़ें हैं, चुनौतियां हैं। तो मुझे लगता है कि ये तमाम चीज़ें हैं जिनको डिलीवर करना। उसके बाद जो है बेरोज़गारी, जैसा आपने भी ये कहा था कि बेरोज़गारी भले ही जो है इनको वोट मिल गया हो, लेकिन वो जो असंतोष है वो उन लोगों में है। अब लोगों ने किन आधार पे दिया, चाहे कानून व्यवस्था के आधार पे दिया, या एंटी मुस्लिम जो एक नैरेटिव पैदा कर दिया गया है कि मुसलमानों से खतरा है, वो जो बीजेपी ने गढ़ दिया है पूरा, और खासकर योगी जी ने गढ़ा, तो वो हावी रहा लोगों के दिमाग में कि वोट देते समय। लेकिन ये तो है समस्याएं हैं कर्मचारियों की, इसलिए कर्मचारियों ने, देखिए ज़्यादातर कर्मचारियों ने जो है इस सरकार के खिलाफ वोट दिया है, जो कि हमने देखा बैलेट पेपर में ये दिखाई दिया। शुरू के ट्रेंड तो दिखाई दे रहा था काफ़ी एसपी को आगे, कहाँ तक कांग्रेस को 8-10 सीटें लीड करते हुए दिखाई दे रहा था, लेकिन बाद में ईवीएम मशीन के बाद जो है चीज़ें बदलती चली गई। तो इसलिए ये निश्चित रूप से बेरोज़गारी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि देखिए रोज़गार उत्पन्न नहीं होगा। आप तो फ्रीबीज दे सकते हैं, आप जो है कि ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, किसानों को किसान सम्मान निधि दे सकते हैं, आप 6,000 रुपये सालाना दे सकते हैं, लेकिन उनकी आय कैसे बढ़ी? अल्टीमेटली जो है कि आदमी, जो भी कोई इंसान है, चाहे नौजवान है, चाहे वो मिडिल एज का है, कोई भी व्यक्ति हो, उसको अपनी आय बढ़ानी होती है। वो हर बार जो है सरकार पे निर्भर नहीं रह सकता है वो। तो इसीलिए आपको सबसे बड़ा जो करना पड़ेगा, औद्योगिकरण करना पड़ेगा। औद्योगिक, देखिए इन्होंने यहाँ पे बहुत बिजनेस समिट करी थी, पता लगा कि इतना इन्वेस्टमेंट आया, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट आया, लेकिन वो कहीं ज़मीन पे उतरता हुआ दिखाई नहीं दिया। और तो ये आपको इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा, रियल इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा, सिर्फ एग्रीमेंट्स नहीं, रियल इन्वेस्टमेंट हो, उसमें जॉब क्रिएशन हो उसमें, तब जो है ये तमाम चुनौतियाँ इनके लिए हैं। ठीक पहले तो हमने कई सारे शिलान्यास भी देखे, लेकिन जनता को उसका लाभ कब तक मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि सरकार की तरफ से तो यही बातें कही जा रही थी कि इससे कई सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। दीपक जी, ये ऐसे मुद्दे हैं कि भले ही जनता ने इन मुद्दों के आधार पर वोट ना दिया हो, लेकिन ये बेसिक मुद्दे हैं जिससे हर कोई जूझ रहा है।
बढ़ती बेरोजगारी हो गई, बढ़ती महंगाई हो गई, बिजली की समस्या उत्तर प्रदेश में बनी हुई है, साथ ही आवारा पशु जिसका पूर्वांचल में अक्सर जिक्र होता रहा है। तो इन पर अब सरकार की क्या कुछ आगे की योजनाएं रहेंगी, क्योंकि ये वही वादे हैं जो 2017 में किए गए थे सरकार की तरफ से, 2022 तक ये पूरे नहीं हुए, दोबारा से मैनिफेस्टो में इसको शामिल किया गया। तो अब कैसे सरकार पर भरोसा जताया जाए कि इन आने वाले 5 सालों में इसे पूरा किया जाएगा? देखिए, अभी तो सरकार ने जन्म लिया है, दूसरी सरकार ने जन्म लिया है, पूरी एक सरकार का पूरा रिपोर्ट कार्ड उत्तर प्रदेश की जनता के समक्ष रखा। हमने क्या किया है वो सबने हमें पूरे 5 साल तक लगातार जनता के सामने पेश करते गए, और उसके बाद उसी के आधार पर जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा दिलाया। एक सुशासन का जो राज उत्तर प्रदेश के अंदर कायम हुआ, ये सारी व्यवस्थाएं खड़ी करें। हमने जो समस्या आई चुनाव के अंदर भी ऐसे कई सारे मुद्दे आए हम लोगों के सामने, किया हमने उन पर समीक्षा होकर उन पर लगातार काम करने के लिए भी दिशा निर्देश लगातार जारी कर चुके हैं। एक तरफ हमारा संकल्प पत्र है, उसको भी पूरा करना है, दूसरा और जो प्रमुख रूप से बेरोजगारी का मुद्दा है इसको भी शॉर्ट आउट करना है। इसके लिए भी लगातार प्रयास करे जा रहे हैं, उसके लिए सरकारी भर्तियों को निकाला जा रहा है। उसके अलावा पहले भी 3 लाख करोड़ का बाहर से इन्वेस्टमेंट आया था, उसको भी जमीन पर क्रियान्वित किया गया था। ऐसे कई सारे इंडस्ट्रीज खोली गई, उन पर भी लगातार काम किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ही जल्द आप देखोगे कि अभी दोबारा से हमें एमएलसी चुनाव के अंदर जाना है, फिर उसके बाद 2024 के अंदर तो आने वाले 5 सालों में कुछ बदलाव जरूर होगा विकास को लेकर, क्योंकि पिछले 5 साल तो आप लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अपनी बड़ी उपलब्धि बताते रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर में सुधार हो चुका है, अब विकास को लेकर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा। डॉक्टर सुनील, आपसे एक फाइनल कमेंट मैं चाहूंगी लेना, और चुनौतियों का हम जिक्र कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन को लेकर भी हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि पॉपुलेशन का ज्यादा होना भी कई सारी चुनौतियों और समस्याओं को जन्म देता है। नहीं, देखो उसी हिसाब से ऐसा नहीं है कि प्रदेश में बजट भी उसी हिसाब से है। दिल्ली की बात करोगे तो दिल्ली में 2 करोड़ के आसपास हैं, यहाँ 60,000 का बजट है, या 5 लाख करोड़ से ऊपर का बजट उत्तर प्रदेश का है। दिक्कत बस ये आएगी अमनदीप कि 2024 बहुत दूर नहीं है। हाँ। जो भी वायदे सरकार ने किए हैं और जो भरोसा किया है उसमें से कितना एक्टिव 2024 तक सरकार हो पाती है, कितनी वायदे डिलीवर कर पाती है, कितना कनेक्ट जनता से हो पाती है, ये सबसे ज़्यादा मायने रखेगा। क्योंकि 2024 महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, और जिस तरीके के जो मुद्दे थे, चाहे फ्री बांटने की बात हो, देखो पंजाब में तो फ्री बांटने पर सरकार बदल गई, लेकिन यहाँ फ्री बांटने की घोषणाओं पर अखिलेश जी नहीं आए। ये बीजेपी को समझना पड़ेगा। यदि उन वोटरों ने या इस प्रदेश की जनता ने आप पे भरोसा किया है, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण ये है कि आप उनको डिलीवर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दोबारा फिर जनता के हाथ में 2024 आ जाएगा। और 2014 की अपेक्षा 2019 में जो लोकसभा की सीटें कम हुई थी, कहीं ऐसा ना हो कि 2024 में वो स्थिति दोहराई जाए। हाँ। इस बात को लेकर के भी बीजेपी को मंथन करना पड़ेगा। और दिल्ली तक पहुंचना है तो रास्ता फिर उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है, ये भी एक बड़ा फैक्ट है। और मैंने अभी शुरू में कहा था कि ये मंत्रिमंडल योगी का होगा कि अमित शाह का होगा। हाँ। क्योंकि इस बात का कि जब मोदी जी का स्वागत होता है तो उस मंच पे शिव प्रसाद शुक्ला जो गोरखपुर के हैं वो कैसे पहुंच पाते हैं। बड़े बड़े दिग्गज नेता तो जब नीचे अंदरूनी बैठे हुए खींचतान थे, भी एक बड़ी समस्या है, एक बड़ी चुनौती है। पीयूष जी, आपका रुख करूंगी मैं, आपका फाइनल कमेंट इस पूरे चर्चा को लेकर, और साथ ही इन 5 सालों को लेकर तो सरकार की उपलब्धि बताइएगा। साथ ही जैसा कि 2024 का भी जिक्र कर रहे थे सुनील जी, 2024 में आप क्या चुनौती देखते हैं सरकार की? देखिए, चुनौतियां बहुत होंगी, लेकिन मुझे लगता है उसको डाइवर्ट करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए सरकार ने अभी से काम शुरू कर दिया। जिस तरह से जो है कश्मीर जो है फाइल्स जो है फिल्म आई है जिसका प्रचार किया जा रहा है, वो तो पोलराइजेशन, देखिए पोलराइजेशन एक ऐसा हथियार है बीजेपी के पास जिससे तमाम चीज़ें वो नहीं भी पूरी कर पाती, वादे तो, लेकिन वो पोलराइज करके अपने पक्ष में माहौल बना लेती है और वोट भी ले लेती है। हमने उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी देखा, लगातार योगी जी लगातार उनकी आलोचना होती रही, उनके तमाम बेरोजगारी को लेके, तमाम जो है कि महंगाई को लेके, आवारा पशुओं के मामले को लेके, लेकिन वो लगातार जो है सुरक्षा की बात और जो है कि दंगाइयों की बात, दंगाइयों में एक धर्म विशेष के लोगों के दंगा होने की और उन पे जो है बुलडोजर चलाने की बात के बहाने जो है वो एक मैसेज देने की कोशिश हो रही थी और पोलराइज करने की कोशिश हो रही थी। ये हमने देखा वो चीज़ चली भी जो, अगर आप पूरा विश्लेषण करिए पूरा जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव का, तो निश्चित रूप से वो चला है और ये मानस में बैठाया गया है अच्छी तरीके से, और वो
कारगर भी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि उसकी शुरुआत हो गई है कि अगर असफलताएं सामने आती हैं और वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए 2024 में चुनौतियां बनती, क्योंकि असफलताएं तो हैं, देखिए केंद्र सरकार की भी असफलताएं हैं। जिस तरह की अर्थव्यवस्था जो है कि घाटे के दौर से जा रही है, अर्थव्यवस्था जो है, महंगाई जिस तरह से है, पेट्रोल डीजल के दाम देख लीजिए, तेल के दाम, और खाने पीयूष के जी, तेल ये के दाम सरकार देख के सामने लीजिए। चुनौती के साथ साथ जनता की रोजगार की उम्मीदें भी समस्या हैं और कि बड़ी उन है केंद्र उम्मीदों सरकार के पर सामने। कितना सरकार खरा उतरती है, क्योंकि 5 साल पहले और एक बार फिर से बीजेपी को मौका दिया है जनता ने, यानी कि 5 साल और। अब इन 10 सालों में क्या कुछ कमाल कर पाती है बीजेपी, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो जनता ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक बार फिर से स्वीकारा है और कई सारी उम्मीदें भी बीजेपी सरकार से। अब ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा और अहम होगा कि सरकार इन उम्मीदों पर कितना ज्यादा खरी उतरती। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।